सो एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स स्टोन्स लेने पास्ट में गए थे तब नेबुला के दिमाग में केमिकल लोचा हुआ एंड पास्ट वाली नेबुला ये जान गई कि उसकी फ्यूचर सेल्फ स्टोन लेने पास्ट में आई है, जिसके चलते 2014 वाला थैनोस सब कुछ जान गया, एवेंजर्स का पूरा प्लान जान गया एंड वो एंड गेम में 2023 में खुद फ्यूचर में आ गया और उसने एवेंजर्स पर अटैक कर दिया। यानी 2014 वाला थैनोस 2023 में आ गया था और यहाँ पर वो टोनी के स्नैप से मारा गया था। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2014 में एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई होगी जिसमें कोई थैनोस होगा ही नहीं, क्योंकि 2014 वाला थैनोस तो 2023 में आके चल बसाना। यानी थैनोस के 2023 में आते ही बन गई एक अल्टरनेट टाइमलाइन, एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें थैनोस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब उस टाइमलाइन में थैनोस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो एवेंजर्स का थैनोस से बैटल हुआ ही नहीं होगा, एंड गेम के इवेंट्स हुए ही नहीं होंगे, स्नैप हुआ ही नहीं होगा और टोनी मरा ही नहीं होगा। और जब टोनी नहीं मरा तो वो आगे चलकर अपनी रियल आइडेंटिटी जान गया और बन गया डॉक्टर। ओके, सो जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि अपनी पिछली कुछ वीडियो से हम लोग एक थ्योरी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तुम चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। एंड आज ये 4th पार्ट है और ये एक ऐसी थ्योरी है जो एमसीयू के पास्ट को, एमसीयू की लगभग सारी मूवीज को एवेंजर्स डूम्सडे से जोड़ देती है। जब आरडीजे के डूम का अनाउंसमेंट हुआ था तब रूसोस ने कहा था कि आरडीजे ही वो एक्टर है जो डूम को एमसीयू में पोर्ट्रे कर सकते हैं परफेक्टली, और आरडीजे ने भी कहा था New mask. Same task. और ये कोई रैंडम लाइन नहीं थी जो आरडीजे ने बस कूल दिखने के चक्कर में बोल दी थी। न्योप, इस लाइन का मतलब ये था कि वो टोनी स्टार्क जिसे हम इतने सालों से अभी तक देखते आ रहे हैं एक्चुअल में वो कभी टोनी था ही नहीं, वो एक्चुअल में था विक्टर वॉन डूम, जिससे ही हू रिमेन्स डरता था और उसकी रियलिटी को उसने प्रूव करके उसके साथ एक गंदा मजाक किया था जिसमें उसने 616 यूनिवर्स में कुछ ऐसे इवेंट्स प्लान किए थे जिनके चलते विक्टर वॉन डूम को हावर्ड स्टार्क एंड उसकी वाइफ मारिया स्टार्क ने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया और उसे एक हीरो की तरह रेस किया। उसका नाम रखा टोनी स्टार्क और आगे चलकर वो आयरन मैन बन गया, बट एक्चुअल में वो हमेशा से ही विक्टर ही था। और ये सारी चीजें मैंने विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स बताई हैं, सो अब पूरा तो फिर से नहीं बता सकता। तो अगर वो सारी चीजें तुम्हें जाननी है देन पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो, एंड गेम के जिस इवेंट का मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया वो एक ऐसा इवेंट था जो हमारी आंखों के सामने एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करके चला गया। हम अभी तक यही सोचते थे, यही सवाल पूछा जाता था अभी तक कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो जब अपनी सीक्रेट टाइमलाइन से यानी 616 यूनिवर्स से है ही नहीं तो वो किस यूनिवर्स से होगा? क्या वो फैंटास्टिक 4 के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से होगा या फिर लाइक अर्थ 838 से होगा या फिर किसी और ही इंटायरली डिफरेंट यूनिवर्स से होगा? बट फाइनली आई थिंक इसका जवाब मुझे मिल गया है एंड अब मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो आरडीजे का डूम उस अल्टरनेट टाइमलाइन से हो सकता है जो एवेंजर्स एंड गेम में 2014 में क्रिएट हो गई थी, जब थैनोस 2014 से 2023 में आ गया था और वो कभी वापस 2014 में जा ही नहीं पाया क्योंकि टोनी के स्नैप से वो मारा गया था। यानी उस 2014 की न्यू टाइमलाइन में नो थैनोस, नो एंड गेम बैटल, नो स्नैप, मतलब उस टाइमलाइन में टोनी कर गया होगा सर्वाइव। एंड इसका सीधा सा मतलब यही है कि आगे जाकर टोनी अपनी रियल आइडेंटिटी जानकर डॉक्टर डूम बन गया होगा। यानी आरडीजे का डूम इसी रियलिटी से बिलोंग करता हुआ हो सकता है। स्ट्रेंज जब इन्फिनिटी वॉर में 1,40,06,5 पॉसिबल फ्यूचर्स देख रहे थे तो वहां उन्होंने ये अल्टरनेट टाइमलाइन भी डेफिनेटली देखी होगी जिसमें थैनोस की एब्सेंस की वजह से कभी एंड गेम वाला बैटल हुआ ही नहीं और टोनी बच गया और आगे चलकर वो थैनोस से भी बड़ा खतरा बन गया अर्थ के लिए। इसीलिए स्ट्रेंज ने 616 में टोनी को मारने का पूरा इंतजाम कर रखा था। स्ट्रेंज चाहता तो टोनी को बचा सकता था, वो उसे सब सच सच बता देता। अरे टोनी को नहीं तो चलो किसी और हीरो को बता देता, इवन कैप्टन को तो बता ही सकता था ना कि एंड गेम के बैटल में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टोनी के नैनो गॉन्टलेट में सारे स्टोन्स आकर चिपक जाएंगे बट टोनी स्नैप करेगा तो मारा जाएगा। इसीलिए हल्क या थॉर, मतलब ऐसा ही कोई भी स्ट्रॉन्ग एवेंजर वो बस बैटल में टोनी के आसपास ही रहे और जैसे ही वो मोमेंट आए जब टोनी के गॉन्टलेट में स्टोन्स आ जाएं, यानी ये वाला मोमेंट, वो तुरंत टोनी से गॉन्टलेट लेकर वहीं के वहीं स्नैप कर दे जिससे थैनोस भी मर जाएगा और टोनी बेकार में मारा नहीं जाएगा। मतलब ये जो आई एम आयरन मैन बोलने में इतना टाइम लगा दिया स्टाइल मारने में अपने भाई ने, इतने टाइम में तो बड़े आराम से कैप्टन मार्वल या हल्क या थॉर आकर टोनी से नैनो गॉन्टलेट लेकर तुरंत स्नैप कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्ट्रेंज ने सबसे सच को छिपाया। और तुम भी जानते हो ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, ऐसा डेफिनेटली हो सकता था, ये कोई थ्योरी या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता था बट स्ट्रेंज ने किसी से सच बताया ही नहीं। तो जाहिर है स्ट्रेंज के पास इसे छिपाने की कोई बहुत बड़ी वजह भी रही होगी। क्या वो टोनी से नफरत करता था इसलिए उसे मरवा दिया? ऑफ कोर्स नॉट। वजह यही थी मेरे दोस्तों कि स्ट्रेंज जानता था कि टोनी अगर बच गया तो आगे चलकर वो डूम बन जाएगा एंड उसे फिर रोक पाना नामुमकिन होगा। 2014 वाली टाइमलाइन उसमें जब थैनोस था ही नहीं क्योंकि उसका थैनोस तो निकलकर 2023 में आ गया था, तो
उस 2014 वाली टाइमलाइन में आगे जाकर डेफिनेटली टोनी डूम बना होगा, क्योंकि वहां पर उसे रोकने वाला कोई था ही नहीं, इवन स्ट्रेंज भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेंज को भी ये सब तभी पता चला ना कि टोनी डूम बनेगा, ये उसे तभी पता चला जब वो टाइटन ग्रह पर सारे पॉसिबल फ्यूचर्स देख रहा था। अब जब 2014 वाली टाइमलाइन में थैनोस था ही नहीं, तो टाइटन ग्रह वाले इवेंट्स भी नहीं हुए होंगे, इन्फिनिटी वॉर वाले इवेंट्स भी नहीं हुए होंगे, और स्ट्रेंज ने 1,40,40,605 पॉसिबल फ्यूचर्स नहीं देखे होंगे, जिसके चलते उसे उस रियलिटी में 2014 वाली अल्टरनेट रियलिटी में ये पता ही नहीं होगा कि टोनी आगे जाकर डूम बन जाएगा। That's exactly why उस अल्टरनेट टाइमलाइन में टोनी सक्सेसफुली डूम बन गया होगा। ये बात इसलिए और भी सेंस बनाती है क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीयू में अगर अल्टरनेट टाइमलाइंस अगर बनी है तो वो एंड गेम मूवी में ही बनी है। इवन हमारा 2012 वाला लोकी, वो जब टेसरैक्ट लेकर फरार हुआ तो अगेन एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई, जिसमें आगे चलकर लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया। तो इफ लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन सकता है तो जाहिर है उस 2014 वाली टाइमलाइन में टोनी भी डूम बना ही बना होगा। और देखा जाए तो इसीलिए लोकी अब एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहा है, क्योंकि अगर तुम गौर से देखोगे तो लोकी एंड डूम दोनों के दोनों एवेंजर्स एंड गेम में बनी अल्टरनेट टाइमलाइंस की ही पैदाइश हैं। हावर्ड स्टार्क ने टोनी से कहा था कि माय ग्रेटेस्ट क्रिएशन इज यू। My greatest creation is you. इस डायलॉग में ऐसा लग रहा है जैसे हावर्ड कहना चाहता हो कि टोनी उसके लिए एक सन, एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह था। यानी उसने पहले विक्टर वॉन डूम को गोद लिया एंड बाद में उसे एक हीरो टोनी स्टार्क की तरह सक्सेसफुली बड़ा किया। लेकिन आफ्टर ऑल टोनी स्टार्क वाज नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ हावर्ड एंड मारिया स्टार्क, और इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो टोनी स्टार्क वो हावर्ड का बेटा नहीं था, वो एक तरह से उसकी क्रिएशन था। अच्छा, वैसे आयरन मैन 3 को तुम एक बार फिर से बहुत बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पूरी मूवी में बस यही दिखाया गया है कि कैसे टोनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस में रहता है। उसे पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, PTSD होती है, और वो हमेशा यही सोचता रहता है कि अपने आयरन मैन सूट्स के बिना उसकी आइडेंटिटी आखिर क्या है, वो एक्चुअल में है कौन। तो इतनी सारी हिंट्स हमें मार्वल हमेशा से देता आ रहा है। आज तक हमें टोनी के हावर्ड स्टार्क के बायोलॉजिकल सन होने का कोई प्रूफ मिला ही नहीं। हाँ, हावर्ड की वाइफ मारिया प्रेग्नेंट थी, बट हमें किसी भी आयरन मैन मूवी में या किसी और भी दूसरी मूवी में कभी टोनी और मारिया की साथ की बचपन की फोटोज या मेमोरीज या फ्लैशबैक्स ये सब कभी नहीं दिखाई गई। मतलब कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिले जिनमें टोनी एक बेबी हो और मारिया और हावर्ड के साथ में हो। हमेशा मार्वल ने टोनी को तभी दिखाया जब वो बड़ा हो चुका था। तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि मारिया स्टार्क जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी और मारिया स्टार्क का बेटा बॉर्न नहीं हो पाया होगा। लेकिन क्योंकि हावर्ड स्टार्क का जो एम्पायर था, उसकी जो स्टार्क इंडस्ट्रीज की लेगेसी थी, वो उसे आगे पास ऑन करनी थी, इसीलिए उसे एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए था। इसीलिए हावर्ड और मारिया स्टार्क दोनों ने मिलकर विक्टर वॉन डूम को अडॉप्ट किया, उसे टोनी स्टार्क का नाम दिया, उसे एक हीरो की तरह बड़ा किया। और डेफिनेटली टोनी ने हीरो वाले ही काम किए, लेकिन अल्टीमेटली वो था आखिरकार विक्टर वॉन डूम ही। इसके अलावा टोनी और डूम के बीच हमेशा से एक कनेक्शन ऐसा था जो मुझे स्टार्टिंग से परेशान करता था, स्पेशली तब से जब RDJ के डूम का अनाउंसमेंट हुआ था। टोनी हमेशा से चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था, फिर चाहे दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच AK अल्ट्रॉन बनाने की बात हो या फिर सिविल वॉर में हीरोज के अगेंस्ट जाकर सोकोविया अकॉर्ड्स पर जबरदस्ती साइन करने की बात हो। और ऐसा नहीं कि उसे कभी किसी ने रोका नहीं, समझाया नहीं। एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्रूस ने बहुत कोशिश करी उसे समझाने की, उसे रोकने की, बट वो नहीं माना और एक सुपर विलन खड़ा कर दिया। वहीं सिविल वॉर में कैप्टन एंड बाकी के हीरोज ने भी उसे समझाने का बहुत ट्राई किया, बट अगेन वो अपनी कंट्रोल को हासिल करने की आदत से इतना मजबूर था कि उसने अपने अलावा कभी किसी की सुनी ही नहीं। और सेम यही माइंडसेट हमेशा से डूम का भी रहा है, वो अपने हिसाब से दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। कॉमिक्स में ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि डूम खुद में एक कंट्रोल फ्रीक है एंड इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो आई थिंक अब हम शायद ये जान चुके हैं कि RDJ का डूम वो एग्जैक्टली किस टाइमलाइन से बिलोंग करता है। वो ना ही फैंटास्टिक 4 के रेट्रो यूनिवर्स का है, ना ही अर्थ 838 का है, ना ही और किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का, बल्कि वो आता है उस अल्टरनेट 2014 वाली टाइमलाइन से जो एवेंजर्स एंड गेम में बनी थी जब थानोस 2023 में आ गया था। और देखा जाए तो ये बड़ा पोएटिक है यार, मतलब बड़ा कहते नहीं है वो डायलॉग आजकल बहुत चल रहा है, प्योर सिनेमा वाला, क्योंकि एंड गेम ही वो मूवी है जिसने एक तरफ तो लोकी जैसा एक कॉस्मिक हीरो तैयार कर दिया, गॉड ऑफ स्टोरीज तैयार कर दिया, मल्टीवर्स का गार्डियन तैयार कर दिया, लेकिन एंड गेम ही इस थ्योरी के हिसाब से वही मूवी होगी जिसने दूसरी तरफ 2014 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट करके डॉक्टर डूम को भी तैयार कर दिया, जो कि एक मल्टीवर्सल थ्रेट है, या कह लो कि मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉयर है। लोकी का जस्ट ऑपोजिट है, एक कॉस्मिक विलन है। यानी अगर देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, इन सबके जो तार हैं केवल और केवल एक ही मूवी से जुड़े हैं, और वो है
एवेंजर्स एंड गेम। सबको लग रहा था कि एंड गेम के साथ मार्वल का सबसे पीक वाला फेज जो था वो खत्म हो गया, बट किसे पता था यार कि एंड गेम सिर्फ और सिर्फ एक और बड़े मल्टीवर्सल लेवल इवेंट की शुरुआत है गाइस। और देखा जाए तो उससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि डॉक्टर डूम के सेटअप की है वो भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर मेरी ये थ्योरी सही है एंड टोनी स्टार्क वाकई में डूम ही था, देन उसका सेटअप तो 2008 से ही एमसीयू में शुरू हो गया था, बस हमें अभी तक पता नहीं था। और ये जो न्यू मास्क सेम टास्क वाला डायलॉग है, ये लिटरली इसी बात का प्रूफ है कि कैरेक्टर तो सेम रहेगा, यानी टोनी टोनी ही रहेगा, कोई वेरिएंट वगैरह वाला सीन नहीं है इसमें। वेरिएंट कहां से आ जाएगा खुद बताओ, जब टोनी स्टार्क खुद ही विक्टर वॉन डूम है, एक ही पर्सन है, तो वेरिएंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी टोनी को जैसे ही अपनी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो आयरन मैन 3 से उसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस चला आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा एंड उसका मास्क चेंज हो जाएगा, बट टास्क वो सेम रहेगा, अपने जीनियस दिमाग से मल्टीवर्स पर राज करना, या टू बी मोर एक्यूरेट बैटल वर्ल्ड पर राज करना। सो तुम्हें इस पूरे इवेंट, इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। कोई सवाल हो, मन में कोई डाउट हो तो वो भी डेफिनेटली पूछ सकते हो। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, नए हो देन सब द चैनल एंड सेट नोटिफिकेशंस टू ऑल, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।